अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 536 से 540। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 536 ट्यूक हुआई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 536 ट्यूक हुआई। इस बार युन परिवार के 100 लोग दानव महारानी के भव्य समारोह में आए। उनमें से लगभग आधे युवा शिष्य थे। 36 प्रमुख बुजुर्गों में से 29 लोग साथ आए और 3 बड़े बुजुर्ग भी उनमें से थे। तीनों महानुभावों में से कोई भी पीछे नहीं रहा। वे सभी साथ आए। ऐसा लगता है कि पिता सचमुच इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं, जियो युन ने यूचे के पास आकर धीरे से कहा। युनचे ने सिर हिलाया। अन्य अभिभावक परिवार शायद अपना सर्वश्रेष्ठ भी अपने साथ लाएंगे। इसके बारे में बोलते हुए, क्या प्रत्येक परिवार को केवल 100 लोगों को लाने की अनुमति है? इस दानव महारानी के भव्य समारोह में इल्यूश्री दानव क्षेत्र के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के शीर्ष बलों और नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आमतौर पर वे अधिकतम 3 लोगों को ही ला सकते थे। यहाँ तक कि उच्च कौशल वाले लोगों के पास भी 10 से अधिक लोग नहीं हो सकते। केवल हम 12 अभिभावक परिवार और प्रत्येक प्रमुख ड्यूक पैलेस ही इतने सारे लोगों को ला सकते हैं, जियो यू ने समझाया। दानव महारानी का भव्य समारोह कुछ समय से दुनिया भर के ध्यान के केंद्र में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके बारे में कुछ हद तक समझ थी। आखिरकार 12 संरक्षक परिवार इल्यूश्री दानव क्षेत्र के भीतर सबसे शक्तिशाली ताकतें थे। उनकी स्थिति प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 महान पवित्र मैदानों के बराबर थी और उनका अस्तित्व दानव सम्राट के कबीले की रक्षा के लिए था, इसलिए विशेष उपचार स्वाभाविक रूप से आया। भव्य समारोह में कितने लोग होंगे? यूचे ने फिर पूछा। ओह, मुझे नहीं पता, जियो यू ने अपना माथा खुजलाते हुए कहा। ये पहली बार है जब मैंने दानव महारानी के भव्य समारोह में भाग लिया। वहाँ लगभग 1 लाख लोग होंगे, युन क्विंगहोंग, जो आगे चल रहा था, ने उत्तर दिया। इन लाखों लोगों में से कोई भी सामान्य नहीं है। इसमें प्रमुख शहरों के महापौर, अभिजात संप्रदाय के स्वामी, गहन महल के प्रमुख और विभिन्न जातियों के राजा शामिल थे। साथ ही वे युवा पीढ़ी जो वे अपने साथ लाए थे, वे संभवतः एक युवा स्वामी या उनके नंबर 1 होंगे। तेज दिमाग वाला डेमन इंपीरियल सिटी इल्यूश्री डेमन क्षेत्र का प्रमुख है, लेकिन भले ही उनका कौशल 12 परिवारों के समान स्तर पर न हो, लेकिन उन्हें कम नहीं आंका जा सकता है। 1 लाख लोग, पैमाना युनचे की अपेक्षा के करीब था। ये पहली बड़ी घटना थी जो लिटिल डेमन महारानी के शासनकाल के बाद हुई थी, और इसने पूरे इल्यूश्री डेमन क्षेत्र के लगभग सभी शीर्ष प्राणियों को इकट्ठा किया था। युनचे ने कुछ देर सोचा और पूछा, ब्रह्मपूर्ण दानव शाही परिवार में कितने ड्यूक महल हैं? उनकी ताकतें कैसी हैं? वहाँ 103 ड्यूक महल हैं और सबसे शक्तिशाली ड्यूक हुआई महल है। युन किंगहोंग ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, इन सभी शाही परिवारों में कमोबेश कुछ न कुछ दानव सम्राट की वंशावली है। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ उनकी विकास गति सामान्य प्राणियों की तुलना में बहुत तेज होती है। इसके अलावा सबसे प्रचुर संसाधन होने और गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में प्रवेश करने का अवसर मिलने से उनमें काफी सुधार हुआ। इस वजह से शाही परिवार में कोई भी औसत दर्जे का नहीं है। वे सभी मजबूत अभ्यास करता हैं। विशेष रूप से प्रत्येक पीढ़ी के ब्रह्मपूर्ण दानव 7 वंशज, उनके नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक ड्यूक पैलेस में चौंकाने वाली मात्रा में मजबूत अभ्यास करता है, लेकिन ये पैमाना अभी भी 12 संरक्षक परिवारों से बहुत पीछे है। हालांकि वर्षों से ड्यूक हुआई ने अन्य सभी ड्यूकों को गुप्त रूप से जीतने की कोशिश की। प्रत्येक प्रमुख की सभी शक्तियां ड्यूक पैलेस ड्यूक हुआई पैलेस की ओर एकत्र हुए हैं, और इसके शीर्ष पर उन्होंने प्रत्येक कबीले से मजबूत चिकित्सकों को खरीदने के लिए उच्च कीमतों का इस्तेमाल किया है। वर्तमान में ड्यूक हुआई पैलेस की ताकत भी अथाह है। विशेष रूप से अभिभावक परिवार ड्यूक हुआई पैलेस की ओर झुक रहे हेनहेलियन कबीले, वे स्पष्ट रूप से ड्यूक हुआई पैलेस के पक्ष में हैं। यदि ड्यूक हुआई आज वास्तव में विद्रोह में उठे तो स्थिति लिटिल डेमन महारानी के पक्ष के लिए प्रतिकूल होगी, लेकिन भले ही लिटिल डेमन महारानी एक महिला है, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। आज के दानव महारानी के भव्य समारोह में क्या होगा, अप्रत्याशित है। डेमन इंपीरियल पैलेस बिल्कुल डेमन इंपीरियल सिटी के केंद्र में स्थित है। दानव की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही इंपीरियल पैलेस, एक विशाल हॉल जो इतना ऊंचा था कि वह बादलों से ढका हुआ था, उनकी आंखों के सामने उभर आया। ये हॉल इतना विशाल था कि यह लगभग पूरे यू परिवार के आकार का था। ये दानव इंपीरियल हॉल ठीक वही था जहां दानव महारानी का भव्य समारोह आयोजित किया जाना था। हॉल के ऊपर एक बड़ा कौवा, जिसका सिर ऊंचा था, 3 पैरों पर खड़ा था और उसके सुनहरे पंख आकाश को ढक रहे थे, जो पूरे डेमन इंपीरियल सिटी की श्रद्धा और पूजा प्राप्त कर रहा था।
युनचे को सीधे सुनहरे कौवे को घूरते हुए देखकर जियो यून ने समझाया, ये गोल्डन क्रो डिवाइन बीस्ट की सुनहरी मूर्ति है। भ्रामक दानव शाही परिवार के दानव सम्राट की रक्तरेखा गोल्डन क्रो की रक्तरेखा के संदर्भ में है। गोल्डन क्रो भ्रामक दानव क्षेत्र में उच्चतम मान्यताओं का प्रतीक है। अभी भी जल्दी थी। यू परिवार की पार्टी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी। जब वे डेमन इंपीरियल पैलेस के मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाले थे तो केवल 10 या उससे अधिक लोगों का एक समूह दूसरी दिशा से आ रहा था। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो महल के सामने सभी रक्षकों ने उनका स्वागत किया और उनके सामने घुटने टेक दिए। उस दल के नेता ने विलासितापूर्ण वस्त्र पहने हुए थे। उनकी अभिव्यक्ति से एक प्रभावशालीपन का पता चला जो किसी ऐसे व्यक्ति से आया था जो स्वाभाविक रूप से दूसरों से ऊपर पैदा हुआ था। उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था, जैसे इस दुनिया में उसके देखने लायक कुछ भी अच्छा नहीं है। यून परिवार के समूह को देखकर उसकी आंखें झुक गईं और उसका मुंह थोड़ा मुस्कुराया और उसने हर्षित अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओह बड़े भाई यून, क्या सच में तुम है? यून क्विंगहोंग के कदम लड़खड़ा गए। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा और धीरे से कहा, ड्यूक हुआई, बहुत समय हो गया है। ड्यूक हुआई, इन दो शब्दों ने युनचे को तुरंत बोलने वाले व्यक्ति की दिशा में देखने पर मजबूर कर दिया। डेमन इंपीरियल सिटी में हर कोई ड्यूक हुआई पैलेस की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानता था। उसकी योजनाएं अंतहीन थी, इस हद तक कि वह लापरवाह और निडर था और ऐसा लगता था कि वह लिटिल डेमन महारानी के जानने से नहीं डरता था। युनचे ने सोचा था कि ड्यूक हुआई बिना किसी शिष्टाचार वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को यू किंगहोंग ने ड्यूक हुआई कहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो हानिरहित और सौम्य दिखता था। उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा के रूप में कल्पना करना कठिन था जो दानव सम्राट के सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। सिवाय उसकी आंखों के, जो अंधेरी रात की तरह गहरी थी और एक अकेले बाज की तरह गर्वित थी। हा 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 हा, ड्यूक हुआई वहां से गुजरते हुए जोर से हंसे। बिग ब्रदर यू, वास्तव में बहुत समय हो गया है। 2 महीने पहले मैंने अचानक सुना कि आपका और भाभी का शरीर जादुई तरीके से ठीक हो गया। ये ड्यूक बहुत खुश हुआ। दुर्भाग्य से मुझे आज के भव्य समारोह की तैयारी करनी थी, इसलिए आने और देखने के लिए मेरे पास खाली समय नहीं था। मुझे बिग ब्रदर यू के सामने आने में शर्म आती है। मुझे उम्मीद है कि बिग ब्रदर यू नाराज नहीं होंगे। 2 महीने पहले यून क्विंगहोंग ने न केवल अपने बेटे ड्यूक हुई का अपमान किया था, बल्कि उन्होंने आदरणीय स्टोन ड्रैगन को व्यक्तिगत रूप से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आदरणीय स्टोन ड्रैगन शायद आज साथ नहीं आई क्योंकि वह अभी तक ठीक नहीं हुए थे और उस चोट के साथ पूरी तरह से ठीक होने में आधे साल से अधिक समय लगने की संभावना है। उसी समय ड्यूक हुआई पैलेस ने हेलियन परिवार को जेओ यू और नंबर 7 अंडर हेवन की हत्या करने के लिए भेजा था। लेकिन जब इस ड्यूक हुआई ने यून क्विंगहोंग को देखा तो उसने इसे बिल्कुल भी सामने नहीं लाया, जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने यून क्विंगहोंग को बिग ब्रदर भी कहा, इतनी आत्मीयता से, मानो वे जीवन और मृत्यु के दौरान भाई हो जिन्होंने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा हो। क्या मुस्कुराता हुआ जहरीला सांप है। युनचे मन ही मन हंसा। चूंकि ड्यूक हुआई ने ऐसा सोचा था, ये यून कैसे नाराज हो सकता है? यून क्विंगहोंग ने बिना भावना के कहा। ड्यूक हुआई ने अपना हाथ घुमाया, असंतोष के साथ कहा, बिग ब्रदर यू, मुझे एक अजनबी की तरह ड्यूक हुई मत कहो, पुराने दिनों की तरह मुझे भाई हुआई कहकर बुलाओ। मुझे पुराने दिन याद आते हैं जब हम भाई एक साथ शराब पीते थे। कैसा रहेगा? दानव महारानी के भव्य समारोह के बाद बिग ब्रदर यू ने एक अतिथि के रूप में मेरे जर्ज ड्यूक महल में आए और हम भाई होने के नाते एक साथ शराब पी सके। ये कैसा रहेगा? ड्यूक हुआई, मैं आपके अच्छे इरादों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। यून क्विंगहोंग हल्के से हंसे। लोग तब से वही हैं, लेकिन उद्देश्य पहले जैसा नहीं है। जहाँ तक अल्कोहल के स्वाद की बात है, तो ये स्वाभाविक रूप से भी अलग है। इसे निगलना मुश्किल हो गया है, इसलिए इसे न पीना ही बेहतर है। लेकिन ड्यूक हुआई यून के प्रति बिल्कुल भी पागल नहीं थे कि गहों का उपहास। क्या बिग ब्रदर यून इस ड्यूक से नाराज हैं? आह, कोई आश्चर्य नहीं। इस ड्यूक के परिवार का ये छोटा बच्चा लोगों को चिंता करना बंद नहीं करने देता। अरे यहाँ आओ। ड्यूक हुई ये पीछे से बाहर आए और ड्यूक हुई के पास खड़े हो गए। युनचे के चेहरे पर एक ठंडी नजर पड़ी। ड्यूक हुआई ने कहा, मैंने सुना है कि इस ड्यूक के निकम्मे बेटे ने उस दिन बिग ब्रदर का अपमान किया था। आह, आपने वास्तव में हमारे ड्यूक हुआई पैलेस को अपमानित किया है। अरे जल्दी करो और अपने अंकल यून से माफी मांगो। ड्यूक हुई ने अपने दांत पीस लिए, अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, अंकल यून हुई, ये उस दिन अपरिपक्व थी, कृपया मुझे माफ कर दें। यून क्विंगहोंग ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया और धीरे से कहा, चूंकि आप अपनी गलती जानते हैं,
इसलिए मैं किसी जूनियर के खिलाफ शिकायत नहीं रखूंगा। ड्यूक हुआई, मैंने आपके बेटे को डांटा और उस दिन सबके सामने उसे शर्मिंदा किया। मुझे आशा है कि ड्यूक हुआई को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका जिक्र मत करो बड़े भाई यूं। ड्यूक हुआई ने स्पष्ट रूप से अपना हाथ लहराया। मेरा निकम्मा बेटा अपने लापरवाह व्यवहार, बड़ों का नादर करने और बहुत परेशानी पैदा करने वाला था। बड़े भाई यूं, उनके वरिष्ठ होने के नाते उन्हें सबक सिखाना स्वाभाविक बात है। ये ड्यूक आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, मुझे क्यों आपत्ति होगी। अगली बार अगर ये लड़का फिर से आपका अपमान करता है तो अपनी जीभ बर्बाद न करें, बस उसे मारें और बाहर फेंक दें। युनचे रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। बड़े भाई, ड्यूक हुई के पीछे वाले व्यक्ति को देखो, जियो यू ने आकर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। यूचे ने ड्यूक हुई के पीछे तिरछी नजर डाली। वहाँ एक लंबा, हृष्ट पुष्ट जवान आदमी खड़ा था। हुई को गोरी चमड़ी वाला, सुंदर और सुंदर माना जा सकता है, जबकि यह युवक तीखी जली आंखों और शरीर पर बड़ी मांसपेशियों के साथ भयंकर दिखता था। उसे देखने मात्र से ही मांसपेशियों के भीतर छुपी भयावह शक्ति का एहसास हो जाता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि युवक ने युनचे और जियो युन की निगाहों को महसूस कर लिया था, क्योंकि वह अचानक सीधे उनकी ओर देखने लगा। हालांकि उसकी आंखें एक नजर के बाद युनचे और जियो युन से हट गईं, फिर उसने जोर से उपहास किया। उसकी निगाहें अत्यधिक तिरस्कार से भरी हुई थीं, जैसे कि युनचे और जियो युन उस पर दोबारा नजर डालने के योग्य ही नहीं थे। यह आदमी ड्यूक हुआई का सबसे बड़ा बेटा हुई रेन है। इस पीढ़ी के मायावी दानव 7 वंशजों का प्रमुख, चाहे वह 12 संरक्षक परिवार हो या इल्यूसरी डेमन रॉयल परिवार, 35 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और उसका स्वभाव क्रूर था। जियो यून ने धीमी आवाज में कहा, जो लोग उससे लड़े वे या तो गंभीर रूप से घायल हो गए या भयानक मौत मर गए। उसकी आवाज से युनचे को उसका गहरा डर सुनाई दे रहा था। युनचे ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। फिर भी इस क्षण में उसे एहसास हुआ कि ड्यूक हुआई की नजर अचानक उसके व्यक्ति पर पड़ी थी। क्या ये वह गॉडसन हो सकता है जिसे बिग ब्रदर यू ने गोद लिया था? यदि इस ड्यूक को सही ढंग से याद है तो उसका नाम होना चाहिए युनचे, ड्यूक हुआई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर ने युनचे को सिर से पांव तक देखा, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसा कि अपेक्षित था। उसका व्यवहार असाधारण है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिग ब्रदर युन जैसा चरित्र उसे गॉडसन के रूप में अपनाएगा। वह कोई सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है? कम से कम उसकी शक्ल से तो वह शायद अपने जैविक बेटे से भी अधिक मजबूत है। जियो यून आगे बढ़ा, सीधा चेहरा रखा और कहा, बिग ब्रदर वास्तव में मुझसे ज्यादा मजबूत है। ऐसे बड़े भाई के उदाहरण के साथ मुझे विश्वास है कि मैं खुद को और भी तेजी से सुधारूंगा। कम से कम मैं अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं करूंगा। युन किंगहोंग ने थोड़ा सा सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति स्वीकृति से भरी थी। अच्छा, हा 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 हा, ड्यूक हुआई जोर से हंसे और अपने हाथ युन किंगहोंग की ओर बढ़ाए। मैं बिग ब्रदर युन को गॉडसन प्राप्त करने के लिए बधाई देना भूल गया। हालांकि बिग ब्रदर यू का दत्तक पुत्र काफी रहस्यमय है। ये ड्यूक पिछले दिनों उसे थोड़ा और जानना चाहता था, लेकिन इस ड्यूक की आंखों और कानों के बावजूद इस ड्यूक को अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ये वास्तव में इस ड्यूक की जिज्ञासा को बढ़ाता है। ड्यूक हुआई ने इस तथ्य को उजागर किया कि उन्होंने युनचे को सीधे चेहरे से देखा और इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। इतना कहने के बाद उन्होंने हथियार नीचे रख दिए और कहा, भव्य समारोह शुरू होने वाला है। ये ड्यूक पहले निकल जाएगा। जब ऐसा समय आएगा कि यह ड्यूक निमंत्रण भेजेगा, तो मुझे आशा है कि बिग ब्रदर यू मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। चल दर, ड्यूक हुआई ने यू किंगहोंग की ओर एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट की, फिर वह डेमन इंपीरियल पैलेस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जब उसका एक पैर महल के गेट में था, तो वह अचानक रुका, सामने की ओर देखा और युन किंगहोंग की ओर पीट करके आह भरी, तुम्हारे अलावा युन किंगहोंग 12 अभिभावक परिवारों के भीतर कोई अन्य नहीं है जिसे ये ड्यूक अभी तक बिग ब्रदर कहने को तैयार है। यदि एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये ड्यूक सबसे ज्यादा दुश्मन नहीं बनना चाहता है, वह आप भी होंगे यू किंगहोंग। आज भी यह ड्यूक आपको बिग ब्रदर यू कहता है, और इस दिन से आगे क्या बिग ब्रदर यू इस ड्यूक के साथ बराबरी पर रहने और एक दूसरे को भाई कहने को तैयार हैं, या हे परिणाम स्वाभाविक रूप से बिग ब्रदर द्वारा तय किए जाएंगे। ड्यूक हुआई की टिप्पणियों से युन परिवार और ड्यूक हुआई पैलेस के सदस्य स्तब्ध रह गए। महल के सामने पहरा दे रहे पहरेदारों के पैर कांप रहे थे, क्योंकि वे अपना सिर नीचे किए हुए थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। ड्यूक हुआई धीरे से हंसे और महल में कदम रखा। हुई रेन और हुई ये उनके पीछे पीछे आ रहे थे।
शाही पिता, आपने उस यू किंगहोंग के प्रति इतना शिष्टाचार क्यों दिखाया और बाद में बराबरी का वादा भी किया? वह कैसे योग्य है? ड्यूक हुई ने असमंजस में पूछा। हे, ड्यूक हुआई हल्के से मुस्कुराए और गहरी भावना के साथ कहा, जिस यून क्विंगहोंग के बारे में आप जानते हैं वह हमेशा एक बेकार अपंथ था। लेकिन आपके जन्म से पहले का यून क्विंगहोंग असली यून क्विंगहोंग था। यदि आप होते कुछ दशक पहले जन्मे, आपने ये सवाल नहीं पूछा होगा। पिछले दानव सम्राट ने यून कैंगहाई को दानव राजा की उपाधि दी थी और यहाँ तक कि उसे अपने बराबर का अधिकार भी दिया था। दानव सम्राट ने यून क्विंगहोंग को एक उदाहरण के रूप में देखा था क्योंकि वह छोटा था और उसे बिग ब्रदर कहा करता था। यहाँ तक कि मैं, तुम्हारे पिता को भी तब तुम्हारे दादाजी ने यून क्विंगहोंग को एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करने के लिए कहा था। आह, ड्यूक हुई ये स्तब्ध रह गए और एक शब्द भी नहीं कह सके। हम्फ, हुईरेन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास करते हुए कहा, शाही पिता, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। भले ही वह इतना मजबूत हो, अपनी उम्र के साथ वह अधिक से अधिक मध्य स्तर का सम्राट हो सकता है। तो यू परिवार के पास एक और मध्य चरण का सम्राट है, वह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। शाही पिता को उन्हें समान स्तर की रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं थी। ड्यूक हुआई ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि उनकी छवि इस ड्यूक के दिल में बहुत गहरी है। सब कुछ तैयार है और इस ड्यूक का दिल बेहद आश्वस्त है, लेकिन उसके पहले ही ठीक हो जाने का विचार एक असहज भावना है। ये भावना इस ड्यूक को बेहद अप्रिय महसूस कराती है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 537 अंकल योर सिस्टर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 537 अंकल आपकी बहन। डेमन इंपीरियल पैलेस में प्रवेश करने के बाद यूचे ने यू किंगहोंग का पीछा किया और सीधे डेमन इंपीरियल हॉल के लिए दौड़ा। कांच की टाइलों और सुनहरे गुंबदों से सजा हुआ वातावरण बेहद भव्य और राजसी था। ये पहली बार था जब यूनचे ने डेमन इंपीरियल हॉल में प्रवेश किया था और वह बहुत आश्चर्यचकित था। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह किसी विशाल महल में प्रवेश कर गया है, बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का फीनिक्स शहर भी इसकी तुलना में फीका पड़ गया। यू कबीला आ गया है। डेमन इंपीरियल हॉल में सीटें लगभग भर चुकी थीं और अपने अपने क्षेत्रों के उन घमंडी शासकों ने डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर सावधानी से काम किया, यहाँ तक कि बहुत जोर से बात करने की भी हिम्मत नहीं की। वे कई दिन पहले आए थे और यहाँ तक कि वे समारोह शुरू होने से कई घंटे पहले भी आए थे जब सूरज भी नहीं निकला था। समारोह शुरू होने से ठीक पहले डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर केवल शीर्ष शक्तियां ही आएंगी। हॉल के सामने गार्ड के चिल्लाने के बाद डेमन इंपीरियल हॉल के भीतर का शोर तुरंत शांत हो गया क्योंकि कई निगाहें हॉल के मुख्य द्वार की ओर चली गईं। यून परिवार हमेशा से 12 संरक्षक परिवारों में अग्रणी परिवार रहा है और भले ही वे अंतिम स्थान पर आ गए थे, फिर भी उनका अस्तित्व जनता द्वारा प्रशंसित था। यून कबीले के आगमन के कारण सारा ध्यान उन पर केंद्रित हो गया क्योंकि लोगों के चेहरों पर सभी प्रकार के भाव और निगाहें दिखाई देने लगी। कई लोगों ने आशावादी अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि उन्हें उम्मीद थी कि एक अच्छा शो होगा, क्योंकि यून परिवार के लिए सीटों और पदों की व्यवस्था अतीत से काफी अलग थी। इस परिमाण का भव्य समारोह हर 100 साल में केवल एक बार होता था। सम्मानित स्थिति रखने वाले 12 अभिभावक परिवारों को स्वाभाविक रूप से स्वर्णिम सीटें दी गईं। अतीत में यून परिवार 12 अभिभावक परिवारों का मुखिया होने के साथ साथ सबसे बड़ी ताकत रखने वाला, विभिन्न दानव सम्राटों द्वारा सबसे उच्च माना जाने वाला परिवार था। इसलिए उन्हें हमेशा दानव सम्राट के निकटतम प्रमुख सीट दी जाती थी। ये हमेशा उसका मामला था, चाहे वह 100 साल पहले छोटे दानव सम्राट का उत्तराधिकार समारोह हो या जल्द ही आने वाला छोटा दानव महारानी उत्तराधिकार समारोह हो। वह सीट पिछले 10,000 वर्षों से यून परिवार की थी और हमेशा यून परिवार का गौरव रही थी। हालांकि आज उस सीट का नाम यून नहीं बल्कि हेलियन शब्द था। हालांकि यून परिवार की सीटें अभी भी हॉल के केंद्र में थीं, इसकी सीटें अब 12 परिवारों में से अंतिम थीं और सबसे अंत में रखी गई थीं। यहाँ तक कि यून शब्द भी अन्य परिवारों की तुलना में छोटा था। 10,000 वर्षों से यून परिवार के बैठने का स्थान पहले कभी नहीं बदला गया था। अब न सिर्फ इसे बदला गया बल्कि इसे पहले से आखिरी स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया, मानो उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ पूरे इल्यूसरी दानव क्षेत्र के सामने यून परिवार के महान पतन की घोषणा कर रहा हो और उसका मजाक उड़ा रहा हो। यहाँ तक कि एक बेवकूफ भी एक नजर में बता सकता है कि यह जानबूझकर यून परिवार का मजाक उड़ाने के लिए किया गया था। ये भी स्पष्ट था कि ऐसा करने वाला कौन था, क्योंकि पूरे समारोह की व्यवस्था उन राज परिवारों ने ही की थी। जब यून परिवार ने अपनी सीटें देखी तो उनके सभी चेहरों के भाव बदल गए।
बस अपमानजनक। महान बुजुर्ग युन वेटियन ने अपने बेटे के बारे में सोचते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली, जिसे ड्यूक हुई पैलेस के लोगों द्वारा जहर दिया गया था और फिर अंततः ड्यूक हुई ये के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। उसके भीतर के क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा और घृणा से उसकी आंखें चमकने लगी। ये बहुत ज्यादा है। क्या वे वास्तव में हमारे युन परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई नहीं? दूसरे बुजुर्ग यू डुआनशुई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। चलो अपनी सीटों पर प्रवेश करें। युन क्विंगहोंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। फिर वह चुप रहा। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसने क्रोध या अप्रसन्नता का कोई लक्षण नहीं दिखाया, यहाँ तक कि हल्की सी नाराजगी भी नहीं दिखाई। एक समान चाल के साथ उसने सीधे यू के चिन्ह को देखा और सीटों की ओर चल दिया। एक पल में हर कोई जो एक अच्छा शो देखने की उम्मीद कर रहा था, बुरी तरह निराश हो गया। कुछ लोग युन क्विंगहोंग की प्रशंसा करने या यहाँ तक कि उसका सम्मान करने से भी खुद को नहीं रोक सके। बादलों की तरह शांत, अपमानित या उपेक्षित होने पर भी उदासीन। शाही परिवार के सदस्यों, जिनके पास गुप्त उद्देश्य थे, ने जो गुप्त झटका लगाया था, वे न केवल युन परिवार का थोड़ा अपमान करने में असमर्थ थे, बल्कि इसने दुनिया को इतने कम समय में युन परिवार के कुलपति के शानदार आचरण को दिखाया। ऐसे पितृसत्ता के साथ भले ही युन परिवार अस्थायी रूप से गिर गया हो, कोई भी उन्हें छोटा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तीन बड़े बुजुर्ग कृपया। सीटों पर पहुंचने पर युन क्विंगहोंग तुरंत नहीं बैठे और इसके बजाय एक कनिष्ठ के रूप में सम्मान देते हुए तीन बड़े बुजुर्गों युन जियांग, युन हे, युन शी को पहले अपनी सीटों पर आमंत्रित किया। तीनों बड़े बुजुर्गों ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और एक ही समय में अपनी सीटों पर प्रवेश कर गए। उसके बाद ही युन क्विंगहोंग ने अपनी सीट पर प्रवेश किया। विभिन्न प्रमुख ड्यूक महलों की सीटें समान रूप से सुनहरी थीं और विभिन्न ड्यूक महलों ने ड्यूक हुई पैलेस को ऐसे घेरा हुआ था जैसे चंद्रमा के चारों ओर सितारों की भीड़ होती है। जिस क्षण से युन क्विंगहोंग अंदर आया, ड्यूक हुआई की निगाहें उससे कभी नहीं हटी। केवल तब तक जब तक युन क्विंगहोंग बैठ नहीं गया। उसने थोड़ा नीचे देखा, यहाँ तक कि उसकी छाती भी स्पष्ट रूप से ऊपर नीचे होती दिख रही थी, क्योंकि उसने धीरे से कहा, यू क्विंगहोंग। निस्संदेह अभी भी युन क्विंगहोंग है। क्या आप चिंतित हैं कि यह युन क्विंगहोंग हमारी योजनाओं को विफल कर देगा? उसके बगल में साफ सफेद चेहरे वाला एक शानदार कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। हालांकि उसके कपड़े पहनने के तरीके से वह स्पष्ट रूप से ड्यूक हुआई पैलेस का हिस्सा नहीं था। यू क्विंगहोंग के अचानक ठीक होने की खबर सुनने के बाद इस ड्यूक का दिल बेचैन हो गया और यह अपरिहार्य था कि यह ड्यूक चिंतित होगा। ड्यूक हुआई ने कहा, क्या ड्यूक चोंग सहमत नहीं है? हे, ड्यूक हुआई अति संवेदनशील हो रहा है। ड्यूक चोंग नामक व्यक्ति मुस्कुराया जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है। वह केवल एक अपन व्यक्ति से युन क्विंगहोंग बनकर लौटा है और अधिक से अधिक कोई अन्य व्यक्ति ही बाधा है। युन क्विंगहोंग केवल 170 वर्ष का है और भले ही वह 1700 वर्ष का हो और देर से पहुंचे सम्राट, वह क्या कर सकते हैं? वह अधिक से अधिक एक बाधा होगी जो थोड़ी परेशानी वाली होगी। वह हमारी योजनाओं में कोई बदलाव करने में भी सक्षम नहीं होगा। इतने लंबे समय से हमने जो ताकत इकट्ठा की है, क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई मौजूद है जो हमारी योजनाओं को विफल कर सकता है? मुझे आशा है कि यह वास्तव में ये ड्यूक अति संवेदनशील है। ड्यूक हुआई ने अपनी आंखें बंद करने के बाद बेहोश होकर कहा। युन क्विंगहोंग ने जो सहनशीलता दिखाई उससे हर कोई प्रभावित हुआ। युन परिवार के सदस्य भी अपने आसपास के सभी लोगों के रूप रंग में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और तभी उन्हें महसूस होने वाली शर्म की भावना बहुत कम हो गई। यद्यपि युन परिवार के सभी लोग अपनी सीटों में प्रवेश कर गए, लेकिन उनके चेहरे बेहद अप्रिय थे। विशेष रूप से युवा शिष्यों के चेहरे पर पीड़ा दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया था। अभिभावक परिवारों के किसी भी अन्य सदस्य, विशेष रूप से सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। हेलियन परिवार जो अब अग्रणी केंद्र सीट पर बैठे थे, उन्हें तिरस्कार और उपहास की दृष्टि से देख रहे थे। बीच की सीट से अंत की सीट पर गिरना, ऐसी अनुभूति को सहन करना कठिन था। युन क्विंगहोंग ने अपनी नजर उसकी पीठ की ओर घुमाई। जब वह रुका तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, क्या यहाँ बैठना इतनी शर्मनाक बात है? युन परिवार के शिष्यों ने आश्चर्य से ऊपर देखा, अनिश्चित थे कि क्या उत्तर दिया जाए। यदि केवल एक सीट आप लोगों को इतना हतोत्साहित और शर्मिंदा महसूस करा सकती है, या यदि आपके गौरव को सीट की स्थिति से संतुष्ट होने की आवश्यकता है, तो अपना सिर नीचे करना जारी रखें और उपस्थित सभी लोगों को आपकी शिकायत का तुच्छ रूप देखने दें और अपमान। एक सचमुच मजबूत व्यक्ति, एक असली आदमी, घुटने टेकेगा नहीं, भले ही उसके पैर अपंग हो रहे हों, और न ही वह अपना सिर नीचे करेगा, भले ही उसकी गर्दन अलग कर दी जा रही हो।
यदि यह हमारे परिवार के पूर्वज होते जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया होता, तो अंत में रखी जाने वाली सीटों के बारे में भूल जाते, भले ही उन्हें कीचड़ में दबाया जा रहा हो। वे गर्व से अपनी छाती फैलाते और गर्व के साथ काम करते, क्योंकि यह ताकत और गौरव है जो किसी की हड्डियों में बसा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस प्रकार की सीटों पर बैठे हैं, ये शर्मनाक नहीं है। आप सभी इस समय कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यही सच्ची शर्मिंदगी है। युन क्विंगहोंग के शब्द समय पर जागृति की घंटी की तरह थे, जो युन परिवार के प्रत्येक शिष्यों के दिल और आत्मा में तेजी से गूंज रहे थे। एक पल में उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सीने में आग जलने लगी हो और उनके शरीर का सारा खून, साथ ही उसके भीतर छिपा हुआ गौरव और ताकत भी जल उठी हो। उनमें से हर किसी ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। उनकी पहले की कमजोर निगाहें एक दृढ़ संकल्प में बदल गईं, क्योंकि उन्होंने गर्व से बाकी सभी को देखा। कुलपति, हम निकम्मे नहीं हैं। युन परिवार के शिष्यों के रूप में हम किसी से नहीं हारेंगे। युन परिवार के एक युवा शिष्य ने जोर से कहा और अन्य शिष्यों ने तेजी से उसकी प्रतिध्वनि दोहराई, जैसे कि उत्साह और गर्व की भावना जो अचानक प्रज्वलित हुई पूरे युन परिवार की सीटों में भर गई, जिसने पिछली बेजानता को एक पल में पूरी तरह से निगल लिया। अच्छा, युन क्विंगहोंग ने धीरे से सिर हिलाया। अब ये मेरे युन परिवार के लोग हैं। यदि आप स्वयं महसूस करते हैं कि आप दूसरों के बराबर नहीं हैं, तो हमारा युन परिवार फिर कभी समृद्ध नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, तो हमारा युन परिवार मजबूत होगा। हाँ कुलपति, पूरा युन परिवार एक सुर में गूंज उठा। छोटे दो शब्दों में से प्रत्येक बहरा कर देने वाला था। हॉल की छत को लगभग चकनाचूर कर रहा था, जैसे ये सीधे आसमान में जा गिरा। युन क्विंगहोंग की पीठ देखकर महान बुजुर्ग यू वेटियन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वह खुद से बुदबुदाए, इतने वर्षों में मैंने जो भी अनुभव प्राप्त किया है, मैंने सोचा कि अगर मैं पितृसत्ता बन गया होता तो मैं उनकी तुलना में कमतर नहीं होता। वर्तमान कुलपति, अब जाकर मुझे पता चला है कि मेरी सोच महज एक मजाक थी। दूसरे बुजुर्ग यू डुआनशवी हल्के से मुस्कुराए, गहरे विलाप के साथ बोले, हमारे पितृसत्ता की हर पीढ़ी को न केवल उनका वंश विरासत में मिलता है, बल्कि वह भावना भी मिलती है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होने की अनुमति देती है। म्यू कबीला आ गया है। हॉल के बाहर से आई चीख के बाद 12 अभिभावक परिवारों का म्यू परिवार भी हॉल में प्रवेश कर गया। उनका नेतृत्व एक आधिकारिक दिखने वाला बुजुर्ग कर रहा था। हालांकि वह बूढ़ा था, फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी झुर्रियां नहीं थी और उसके बाल और दाढ़ी सभी काले थे। केवल उसकी थोड़ी मुड़ी हुई भौहें, लंबी दाढ़ी और सादे कपड़ों से ही वह वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई हो ज्येष्ठ। उनके दाहिनी ओर म्यू परिवार के युवा स्वामी म्यू युबाई थे। इस बुजुर्ग की पहचान स्पष्ट थी। ये दादाजी हैं, जियो यू ने उत्साह में कहा। वह इस बुजुर्ग से बहुत परिचित था, लेकिन ये पहली बार था जब यूचे ने इस व्यक्ति को देखा था। उसके जैविक दादा म्यू परिवार के वर्तमान कुलपति म्यू फियान। म्यू परिवार की सीट युन परिवार के ठीक दाहिनी ओर थी, बिल्कुल एक दूसरे के बगल में। जब वह बड़े बड़े कदमों से चल रहा था तो म्यू फियान की निगाहें उसके सामने घूम गईं, और जब वह युन परिवार की सीटों पर पहुंचा तो उसकी भौहें बुरी तरह से कांपने लगी। एकत्रित सभी लोगों की उपस्थिति से बेपरवाह उसने गुस्से में डांटा, हरामजादे। उन्होंने वास्तव में आपके युन परिवार को अंत में डाल दिया। युन क्विंगहोंग खड़े हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शांत हो जाओ ससुर जी। भले ही हमारे परिवार में पीढ़ियों से शादी हो रही है, हम पहले कभी किसी समारोह के दौरान एक दूसरे के बगल में नहीं थे। आज यह पछतावा नहीं रहेगा और इसे खुशी की बात माना जा सकता है। ये सुनकर बूढ़े मास्टर म्यू, जो जोर जोर से सांस छोड़ रहे थे और दूर दूर तक घूर रहे थे, ने तुरंत युन क्विंगहोंग के कंधे पर थप्पड़ मारा और जोर से हंसे। अच्छा दामाद जी, मुझे पता था कि इतना छोटा सा मामला इतना महत्वहीन है कि आप इसे दिल पर नहीं लगाएंगे। ओह, क्या ये बच्चा आपका ही गॉडसन है? मू योरू ने यूचे और जियो यून को एक साथ बाहर निकाला, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चियर, यह मेरे पिता हैं। आप जियोए की तरह ही उन्हें दादाजी कह सकते हैं। दादाजी, युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदर पूर्वक पुकारा, क्योंकि अब उसके सामने जो बुजुर्ग खड़ा था वह उसके दादा थे और उनका खून 1/4 था। एमेन, अच्छा बच्चा, मैं सिर्फ एक नजर से बता सकता हूँ कि आप अलग हैं। विशेष रूप से आपकी आंखें, वे क्विंगहोंग की तरह दिखती हैं जब वह छोटा था। म्यू फियान ने थोड़ी देर तक यूचे की जांच की और प्रशंसा की। युबाई आमतौर पर किसी की प्रशंसा नहीं करता है, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों के दौरान वह लगभग हर दिन आपके बारे में बोलता है। मैंने इतना सुना है कि मेरे कानों से घट्टे निकलने वाले हैं। उसकी प्रशंसा भरी नजर में गहरी कृतज्ञता के संकेत थे। वह जानता था कि युन क्विंगहोंग और म्यू योरू की पूरी तरह से ठीक होने का श्रेय युनचे को जाता है।
अपने विशाल अनुभव से वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि ऐसे मामलों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है, अन्यथा मुसीबतों को आमंत्रित किया जाएगा। मैं दादाजी को इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद देता हूँ, युनचे ने पूरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये तीनों मेरे बड़े भाई हैं। भविष्य में आप उन्हें जियोए की तरह चाचा कह सकते हैं। म्यू योरू ने उन 3 भाइयों की ओर इशारा किया जो एक जैसे दिखते थे और म्यू फियान के पीछे खड़े थे। वह आपके तीसरे अंकल म्यू युकिंग हैं और वह आपके दूसरे अंकल म्यू युकोंग हैं। यूचे दूसरे और तीसरे अंकल का स्वागत करता है। यूचे ने सम्मान के साथ स्वागत किया। केवल यू क्विंगहोंग, म्यू योरो, जियो यू और युनचे को युनचे की असली पहचान के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह इसे अभी तक प्रकट नहीं करना चाहते थे और युन क्विंगहोंग और म्यू योरू उनके अनुरोध पर सहमत हुए। हालांकि म्यू योरू स्पष्ट रूप से अपने अनमोल बेटे को उसके चाचाओं के साथ फिर से मिलाने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकी। म्यू युक्विंग असाधारण रूप से युवा लग रहे थे। उसने यूचे का अभिवादन मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, उसकी प्रशंसा करना नहीं भूला। कोई आश्चर्य नहीं कि जीजाजी भी तुम्हें अपने गॉडसन के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। चलिए किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन केवल उनका लुक ही मेरे चरम में मुझसे कमतर नहीं है। म्यू युकोंग ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और असहायता से उत्तर दिया। ओल्ड थरी को अचानक एक भतीजा मिल गया है, जिससे वह वास्तव में बहक गया है। यूचे, आपका दूसरे अंकल का संबोधन व्यर्थ नहीं होगा। अगली बार जब आप हमारे म्यू परिवार से मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको एक उपहार दूंगा। यह आपके ग्रेट अंकल हैं, चियर, आप उन्हें पहले भी देख चुकी हैं। म्यू योरू ने म्यू युबाई की ओर इशारा किया और कहा। यूचे आगे बढ़े और पूरी गंभीरता से अभिवादन किया। महान अंकल। अंकल आपकी बहन। म्यू युबाई ने अपना हाथ लहराया और असंतोष में चिल्लाया, क्या हम पहले शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनने के लिए सहमत नहीं थे? क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि मैं, म्यू युबाई, आपका शपथ ग्रहण भाई बनने के लायक नहीं हूँ? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 538 12 परिवार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 538 12 परिवार। इसमें कोई संदेह नहीं था कि म्यू युबाई एक घमंडी व्यक्ति था। यह उनके जीवन में पहली बार था कि वह किसी और के साथ सौतेला भाई बनना चाहते थे, और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए अपनी वरिष्ठता को कम करने के लिए भी तैयार थे, जो उनके शुरुआती 20वें वर्ष में था। यदि उसे अभी भी अस्वीकार किया जाता, तो इसका मतलब ये होता कि उसे सारी प्रतिष्ठा खोनी पड़ती जो उसने अब तक अपने जीवन में अर्जित किया था। इसलिए, चूंकि उसने पहले ही कह दिया था, उसे इस भाई को पाना ही था। चाहे कुछ भी हो, ये तो होना ही था। युन क्विंगहोंग, म्यू योरू और जियो यून के चेहरे काफी बदल गए। 1 महीने पहले म्यू युबाई ने कहा कि वह युनचे के साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनना चाहते थे, और हालांकि उन्होंने सोचा कि उनकी उम्र वास्तव में उपयुक्त नहीं थी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अब हालांकि ये जानते हुए कि म्यू युबाई युनचे का रिश्तेदार चाचा था, अगर वास्तव में ऐसा होता तो यह एक बहुत बड़ा मजाक बन जाता। युनचे अजीब तरह से हंसे और कहा, बेशक, ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक नहीं हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आज के भव्य समारोह के बाद भी वरिष्ठ मेरे साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। अच्छा। जैसे ही युनचे ने बोलना समाप्त किया, म्यू युबाई तेजी से जवाब में चिल्लाया, जैसे कि उसे डर हो कि युनचे अपनी बात से मुकर जाएगा। उन्होंने बहादुरी से आगे कहा, एक सच्चा आदमी कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। मैं, म्यू युबाई, अपनी कही हुई बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। हम कल समारोह आयोजित करेंगे। जो भी अपनी बात से मुकरेगा वह कछुए का बेटा होगा। आप सभी गवाह बनने जा रहे हैं। यह, जियो यून ने अपना सिर खुजलाया। जैसे ही उसने दूर देखा, म्यू युबाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हो, युन क्विंगहोंग अजीब और संदिग्ध अंदाज में हंसा। म्यू योरू तब तक मुस्कुराती रही जब तक उसकी आंखों में 2 पंक्तियां नहीं बन गईं। बड़े भाई, ये वही है जो आपने स्वयं कहा था। हम में से किसी ने भी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। 3 अजीब अभिव्यक्तियों के कारण म्यू युबाई में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। उसने दूर तक देखा और सावधानी से पूछा, क्या हो रहा है? क्या तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जल्दी से अपनी सीटों पर प्रवेश करें। समारोह 1 घंटे में शुरू होने वाला है। आज का दिन आपके लिए मूर्ख बनाने का दिन नहीं है। लगभग 200 साल पुराना हो चुका है और आपने अब तक मुझे पोता नहीं दिया। आप किस तरह के आदमी हैं? हम्फ, म्यू फेयान ने तिरस्कार के साथ कहा जब वह म्यू परिवार की सीटों की ओर बड़े कदमों से चला। पोते शब्द ने तुरंत उनके 3 बेटों को चुप करा दिया। वे बूढ़े आदमी के पीछे चले गए। एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
म्यू फेयान के 3 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन भले ही उनकी बेटी ने युन किंगहोंग से शादी कर ली थी, लेकिन उनके 3 बेटे अब तक अकेले थे, जिससे उन्हें पोते के आने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। जब भी पैट्रियार्क म्यू को घर पर गुस्सा आता, तो 10 में से 9 बार इसी बात पर गुस्सा आता। यही कारण है कि उन्होंने अभी तक मु युबाई को पितृसत्ता का पद नहीं दिया था। वह केवल अपने 3 बेटों को दोषी ठहरा सकता था, जिनकी शादी का डर उनकी हड्डियों में गहराई तक समा गया था। आमतौर पर वे लापरवाह और बेलगाम होते थे, लेकिन जब वे शादी के बाद किसी महिला द्वारा नियंत्रित होने के बारे में सोचते थे, तो वे दूर हो जाते थे। तथ्य यह है कि म्यू युबाई युनचे को अपना सौतेला भाई बनाने के लिए जिद कर रहा था। यह इस बात का संकेत था कि वह कितना लापरवाह व्यक्ति था। जहाँ तक ओल्ड मैन म्यू को पोता देने की जिम्मेदारी की बात है, तीनों भाई हमेशा जिम्मेदारियां निभाते रहे। कई बार बूढ़ा आदमी म्यू इतना क्रोधित हो जाता था कि वह तीनों भाइयों की पिटाई कर देता था। फिर भी उनमें से किसी ने भी शादी नहीं की थी। अंडरहेवन कबीला आ गया है। अंडरहेवन परिवार का नेतृत्व पैट्रियार्क ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडरहेवन द्वारा किया गया था और यूचे समूह में अनूठे अंडरहेवन को देख सकते थे। उसके थोड़ा पीछे वह स्वर्ग के नीचे नंबर 1 देख सकता था। स्वर्ग के नीचे नंबर 3 और स्वर्ग के नीचे नंबर 6 भी थे, जिनसे वह 3 महीने पहले मिला था, और अन्य कल्पित बौने जो उनके अनुरूप थे, संभवतः नंबर 2 स्वर्ग के नीचे, नंबर 4 स्वर्ग के नीचे और नंबर 5 स्वर्ग के नीचे थे। उनके केंद्र में वह योगिनी लड़की थी जिसने जियो यून के निचले हिस्से को खरोंचने की आवाज के साथ सीट छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और उसने उत्तेजित होकर कहा, 7वीं बहन। ये 7वीं बहन है। एल्विन जाति के एक कबीले के रूप में अंडरहेवन परिवार के पास न केवल आकर्षक लंबे कान और डायफिनस पंख थे, बल्कि उनके शरीर से प्राकृतिक ऊर्जा की एक विशिष्ट आभा निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। जब वे आए तो ऐसा लगा मानो पूरे हॉल में ठंडी हवा चल पड़ी हो, जिससे हर कोई तरोताजा महसूस कर रहा हो। ये देखकर कि युन परिवार कहाँ बैठा था, ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडरहेवन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह यू परिवार की सीटों के पास गया, तो उसने यू किंगहों की ओर सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। नंबर 1 अंडरहेवन ने भी यूचे की ओर सिर हिलाया। नंबर 7 अंडरहेवन ने अपना सिर नीचे करने और अपने होठों को काटने से पहले चुपचाप जियो यून पर एक नजर डाली। उसने उसे 3 दिनों से नहीं देखा था, महीनों और 3 महीनों में। जो बात उसे सबसे ज्यादा समझ में आई वह ये थी कि जियो यून से मिलने की उसकी संभावना कम से कम होती जा रही थी। अंडरहेवन फैमिली सीटें म्यू फैमिली सीटों के निकट थी। जियो यून की निगाहें नंबर 7 अंडरहेवन पर टिकी थी, और जब वह बैठी तभी उसने दूसरी ओर देखा। उसकी आंखें केंद्रित नहीं थी, वह बेजान था और उसका चेहरा निराशा से ढका हुआ था। युनचे ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा और चुपचाप आह भरी। वह जानता था कि जियो यून की आंखें नीची थीं। वह यू किंगहोंग का असली बेटा नहीं था, और ये तथ्य कि वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से था, पहले से ही बताया गया था। इससे उनके और नंबर 7 अंडरहेवन के बीच मूल बाधाएं काफी बढ़ गईं। उन दोनों की पृष्ठभूमि 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की थी। पहले ही हार मान ली, यूचे ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। जियो यून ने अपना सिर हिलाया। मैं 7वीं बहन को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा, लेकिन अब मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। तो फिर अभी इस बारे में मत सोचो। घटनाओं का अनुकूल मोड़ अक्सर तब घटित होता है जब किसी को इसकी कम से कम उम्मीद होती है। यूचे ने अपना स्वर और अधिक गंभीर होने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, जियो यून, 12 परिवार लगभग सभी यहाँ हैं। मुझे उनका संक्षिप्त परिचय दे, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के नेताओं और अभिजात वर्ग का। ओह, ठीक है। जियो यून ने सिर हिलाया। इल्यूस्ट्री डायमंड दायरे में 12 परिवार सबसे मजबूत अस्तित्व थे, इसलिए उनके नेता और 35 वर्ष से कम उम्र के उभरते सितारे स्वाभाविक रूप से ऐसे नाम थे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। जियो यून पिछले 20 वर्षों से यून परिवार के युवा कुलपति रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इन लोगों से परिचित थे। उन्होंने सीधे विपरीत सीट की ओर इशारा किया जिस पर जियो शब्द अंकित था और कहा, वह 12 परिवारों का जियो परिवार है। उनका मूल रूप हाउलिंग हेवन पेगासस है और उनका पारिवारिक गहन कौशल उन्हें तूफानों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उनके पितामह जियो जिफेंग हैं और अफवाह ये है कि वह संप्रभु गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। युवा पीढ़ी के लिए सबसे मजबूत उनके युवा पितामह भी हैं। नीले रंग में वह व्यक्ति जो जियो जिफेंग के साथ खड़ा है, उसका नाम जियो डोंगलाई है, और भले ही वह इस वर्ष 25 वर्ष का है, जो यूनजिन्यू से 2 वर्ष छोटा है, वह यूनजिन्यू के समान गहन स्तर पर है, जो कि तानाशाह गहन क्षेत्र का चौथा स्तर है। युनचे ने अपने कहे हर शब्द को याद करते हुए सिर हिलाया। जियो यून ने जियो परिवार के दाईं ओर की सीटों की ओर इशारा किया जिन पर जियोफेंग का लेबल लगा था। वह जियोफेंग परिवार है।
वे राक्षस जाति के हैं और उनका मूल रूप 9 सिर वाला फ्लड ड्रैगन है। उनकी पारिवारिक गहन कला एक भयावह घातक जहर तकनीक है और हेलियन परिवार के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। लगभग हर पीढ़ी में परिवारों के बीच शादियां होती थीं। वर्तमान कुलपति जियोफांग कुई हैं और उनके बगल वाले व्यक्ति युवा कुलपति जियोफांग यू हैं। वह इस वर्ष 30 वर्ष का है और उसकी गहन शक्ति तानाशाह गहन दायरे के चौथे स्तर पर भी प्रतीत होती है। हालांकि यह अफवाह है कि उसके पास एक दुर्लभ जन्मजात फ्लड ड्रैगन जहर 9 एम्पर वैनोम बॉडी है, जो कि केवल जियोफेन परिवार में हर 4000 साल में एक बार दिखाई देता है। यदि किसी को इसके द्वारा जहर दिया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि निम्न स्तर के सम्राट को भी इससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। लिन कबीला मानव राक्षस संकरों का एक कबीला है। उनके पितामह लिंग गुयान हैं और युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति लिंग गुयान हैं जो सीधे बैठे हैं। लिन हन चुआन 29 साल का, तानाशाह गहन दायरे का 5वां स्तर। नानगोन परिवार मानव जाति, उन्हें इल्यूसरी डेमन दायरे का सबसे मजबूत तलवार उपयोगकर्ता कहा जाता है और वे अपने मुख्य हथियार के रूप में दोहरे ब्लेड का उपयोग करते हैं। उनके पितामह नानगोंग जी हैं और युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत 8वें बुजुर्ग नानगोंग यान के सबसे छोटे बेटे हैं। चियान कबीला आ गया है। एक तेज चीख ने जियो यून की कहानी को बाधित कर दिया। यू चे ने मुख्य दरवाजे की ओर देखा जहां एक लाल रंग का परिवार लू की लहर लेकर प्रवेश कर रहा था। इस परिवार के सदस्य पूरी तरह से लाल कपड़े पहने हुए थे और यहाँ तक कि उनके बाल और भौहें भी लाल रंग की थीं। उनके प्रवेश करते ही तापमान काफी बढ़ गया। कुछ कमजोर गहन अभ्यासकर्ता जो दूर दराज के क्षेत्रों से थे, जो कमजोर पक्ष पर थे, वे सावधान हो गए क्योंकि उनकी त्वचा तीव्र दर्द के साथ जल गई। केवल जब उन्होंने जल्दबाजी में अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया तो वे मुश्किल से ही इसका सामना कर पाए। वह चियांग परिवार है। उनका मूल रूप चिलचिलाती सनफायर ड्रैगन है। वे असली ड्रैगन की एक जाति हैं और बहुत मजबूत हैं। उनकी संयुक्त ताकत केवल हेलियन परिवार और सू परिवार से हारती है। उनके पास चिलचिलाती सन ड्रैगन बॉडी है और जिस गति से वे गहन साधना करते हैं और गहन कौशल सीखते हैं वह सामान्य मनुष्यों और राक्षसों की तुलना में बहुत तेज है। उनके वर्तमान कुलपति चियांग बेली हैं और युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हैं। अरे, ये वह लड़की है। जिस दिशा में जियो यून ने इशारा किया, युनचे को चियांग बेली के पास एक युवा महिला खड़ी दिखाई दे रही थी। वह सुंदर दिखती थी, लंबी थी, उसके लाल बाल थे और उसकी गेहुए रंग की त्वचा से लाल रंग की झलक मिलती थी। उसके बारे में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली चीज उसके लाल रंग के तंग चमड़े के कपड़े थे जो उसने पहने थे। लाल रंग की चमड़े की शर्ट छोटी थी और उसके कामुक स्तनों के चारों ओर लिपटी हुई थी, फिर भी इसे उसका सपाट पेट और नाभि दिख रही थी। उसकी शॉर्ट्स लाल तंग चमड़े की कमर पैंट की एक और भी छोटी जोड़ी थी जो मुश्किल से उसके बट को पकड़ती थी और उसके पतले लंबे पैरों को पूरी तरह से प्रकट करती थी। पैंट पर एक कुंडलित लाल रंग का चाबुक लटका हुआ था और आग की असंगठित रेखाएं उस पर लगातार टिमटिमा रही थीं। ये स्पष्ट रूप से देखने के लिए केवल एक नजर की आवश्यकता थी कि यह एक सामान्य कलाकृति नहीं थी। इस जंगली और हॉट लुक ने तुरंत अनगिनत युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से प्रत्येक की आंखें लार टपकाते हुए चमक उठी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही इस तरह के ध्यान की आदी थी क्योंकि वह अपना सिर ऊंचा करके चलती थी। उसके चेहरे पर लावण्य और गौरव स्पष्ट झलक रहा था। ये रूप बहुत बोल्ड है। अगर मेरी पत्नी इस तरह से कपड़े पहनने की हिम्मत करती है तो मैं निश्चित रूप से उसे तलाक दे दूंगा, यू चे ने टेढ़े मुंह से कहा, फिर तुरंत कहा, अगर यह केवल मुझे अकेले दिखाने के लिए है तो यह अलग होगा। खांसी, उसे चियांग यानबू कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि के साथ उसका संबंध प्राचीन युग के उसके पूर्वजों के लगभग बराबर है। उसकी प्रतिभा भयावह है और यद्यपि वह केवल 24 वर्ष की है, वह पहले से ही तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर के शिखर पर है, 6ठे स्तर तक आगे बढ़ने वाली है। हालांकि जियो यून ने अपनी आवाज धीमी की और जारी रखा, इस चियांग यानबू को बहुत घमंडी होने के लिए इल्यूसरी डेमन दायरे में प्रतिष्ठा प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले किसी भी आदमी ने उसे सीधे आंखों में देखने के लिए मजबूर नहीं किया था। 12 अभिभावक परिवारों के बीच वास्तव में एक ऐसा परिवार है जिसकी युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत अभ्यासकर्ता एक महिला है। ये दिलचस्प है। यू चे ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, वास्तव में ये केवल चियांग परिवार ही नहीं है जिसकी युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत महिला है। जियो यून ने उस परिवार की ओर इशारा किया जिसे बाय कहा जाता था और कहा, वह बाय परिवार है जो राक्षस जाति का भी है। इनका मूल रूप में एक पंख वाला सफेद बाघ है। उनके पितामह बाय ही हैं और उनकी युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत उनकी बाईं ओर की लड़की है, बाय जी, 30 साल की, तानाशाह गहन दायरे का 5वां स्तर। ओह, यू चे ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी भौहें हिलती। बाय जी।
एह, क्या बिग ब्रदर उसे जानता है? जियो यू ने चौंकते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं करता। युनचे ने अपना सिर हिलाया। यह शायद पहली बार है जब मैंने ये नाम सुना है, लेकिन मुझे यह इतना परिचित क्यों लगता है? कोई बात नहीं, मुझे हेलियन परिवार के बारे में बताओ। लेखक का नोट: 12 परिवार के बैठने की व्यवस्था। पूर्व उत्तर से दक्षिण हेलियन, चियांग, बाय, नानगोंग, लिन, जियोफांग, जियो। पश्चिम उत्तर से दक्षिण सु, अंडरहेवन, यान, म्यू, युन। समरेन नोट: इल्यूस्ट्री डेमन के 12 परिवारों का जियो स्याओ परिवार जियोयू के जियो स्याओ से एक अलग चरित्र है। ओवथेरनबो नोट: अंत में बाय जी वाली बात के संबंध में एक परिपक्व वयस्क उपन्यास है जिसका नाम शाओफू बाय जी या लीडंग शाओफूजी बाय जी उर्फ लिस्टफुल यंग मिल्फ बाय जी है। मास ग्रेविटी ने मूल रूप से एक उपन्यास बनाया है, एक मजाक के रूप में। संदर्भ: कथानक या किसी भी चीज के लिए इसके महत्वपूर्ण होने के बारे में चिंता न करें। हाँ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 539 एक स्पष्ट रेखा खींचना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 539 एक स्पष्ट रेखा खींचना। हेलियन परिवार 9 सिर वाले दानव सांप जाति का है। उनके वर्तमान कुलपति हेलियन कून है और जिस हेलियन पेन बिग ब्रदर को 2 महीने पहले देखा गया था वह उनका छोटा भाई है। हेलियन परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत वह व्यक्ति है जो हेलियन पेन के बगल में बैठा है। हेलियन बा, वह और सु परिवार के सु झिझान 12 अभिभावक परिवारों के सभी कनिष्ठों में सबसे मजबूत हैं। तथापि हेलियन बा इस साल 31 साल की हैं, जबकि सु झिझान केवल 27 साल की हैं। इसलिए जन्मजात प्रतिभा के मामले में सु झिझान हेलियन बा से थोड़ा बेहतर है। सु परिवार यूचे ने 12 परिवारों की बैठने की व्यवस्था पर अपनी नजरें गड़ा दी। 12 परिवार 2 भागों में विभाजित हो गए, एक और पूर्व और दूसरा पश्चिम। हेलियन, चियांग, बाय, नानगोंग, लिन, जियोफांग और जियो परिवार पूर्व की ओर बैठे थे, जबकि उनका अपना यू परिवार, म्यू परिवार और अंडरहेवन कबीला पश्चिम की ओर बैठे थे। और पश्चिम की ओर की सबसे उत्तरी सीटों पर सु शब्द अंकित था, लेकिन सीटें अभी भी खाली थी क्योंकि सु परिवार अभी तक नहीं आया था। सु कबीला आ गया है। जिस समय युनचे सु परिवार की सीटों की ओर देख रहा था, मुख्य हॉल के सामने से एक तेज स्पष्ट आवाज आई। सु परिवार के 100 सदस्यों ने एक शरीर के रूप में प्रवेश किया और वे सीधे वहां पहुंच गए जहां उनकी सीटें थीं। समूह का नेतृत्व करने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति युन परिवार के पास से गुजरते ही रुक गया। उसने युन क्विंगहाओ की ओर हाथ जोड़कर कहा, भाई युन, मुझे आशा है कि तुम ठीक होगे। युन किंगहाओ खड़े हुए और मंद मंद मुस्कुराए। सब कुछ शानदार रहा है। ऐसा लगता है कि बिग ब्रदर सु की गहन ताकत एक बार फिर काफी बढ़ गई है। इस बड़ी खबर के लिए बधाई। हाँ, भाइयों की विलक्षण प्रतिभा की तुलना में मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी स्वतंत्र और सहज तरीके से हंसा। झिझान, जल्दी करो और अंकल यू को नमस्कार करो। झिझान अंकल युन को बधाई देता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास खड़े युवक ने कनिष्ठ का शिष्टाचार निभाया। उसकी अभिव्यक्ति सम्मान से भरी थी और वह न तो दब्बू था और न ही दबंग। वह असामान्य स्वभाव का था, लेकिन युनचे ने जब उसकी आंखों को देखा तो उसे लगा कि यह व्यक्ति भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो दम से भरा हुआ है। लेकिन यह अपेक्षित था, क्योंकि सर्वोत्तम परिवारों की ये सभी पूर्ण प्रतिभाएं दूसरों की निरंतर प्रशंसा और आश्चर्य के बीच बढ़ी हुई थी। ये और भी अधिक असामान्य होगा यदि उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार न हो। युन परिवार, म्यू परिवार और अंडरहेवन परिवार को अपना अभिवादन कहने के बाद सु परिवार ने अपना स्थान ग्रहण किया। जियो यू ने बिना एक पल भी गंवाए अपना परिचय फिर से शुरू किया। जिस व्यक्ति ने अभी पिता का अभिवादन किया वह सु परिवार के वर्तमान कुलपति सु जियांगनान है, और वह युवक उपरोक्त सु झिझान था। सु परिवार की वर्तमान ताकत केवल हेलियन कबीले से कम है, लेकिन सु झिझान निश्चित रूप से हेलियन बा से नहीं हारेंगे। वे दोनों टायरेंट प्रोफाउंड दायरे के छठे स्तर पर हैं, लेकिन अगर वे एक ही उम्र के होते तो सु झिझान निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती। सु परिवार हमारे युन परिवार के समान है, जिसमें दोनों परिवार सभी इंसान हैं, इसलिए हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध पीढ़ियों से अच्छी स्थिति में हैं। पैट्रियार्क सु भी पिता के पुराने मित्र हैं। जिन वर्षों में पिताजी अपंग थे, वे स्वयं कई बार मिलने आए। जियो यू ने विस्तार से बताया। युनचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा युन क्विंगहोंग और सु जियांगनान ने अभी अभी जो आदान प्रदान किया था, उससे वह अनुमान लगा सकता था कि सु परिवार निश्चित रूप से दुश्मन नहीं था। सु परिवार के दाईं ओर वह यान परिवार, क्या वे भी इंसान हैं? यूचे ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां यान कबीला बैठा था। हाँ, जियो यू ने अपना सिर हिलाया। यान परिवार,
को दिव्य भाला कबीला कहा जाता है और उस परिवार के सभी सदस्य भाले को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान हमारे यून परिवार के साथ भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे। 100 साल पहले यान परिवार को मूल रूप से 12 संरक्षक परिवारों में सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन अब यह एक उपाधि है जिसे हमारा यून परिवार अनजाने में धारण करता है। यान परिवार के कुलपति को यान जिसिन कहा जाता है और उनके युवा कुलपति यान चेंग कुंग हैं, जो 20 साल के हैं। 6 वर्ष पुराना तानाशाह गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर। अंडरहेवन कबीले योगिनी जाति के हैं और उनकी पसंद के हथियार गहन धनुष और तीर हैं। पैट्रियार्क 7वीं बहन के पिता हैं, स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, और युवा पैट्रियार्क 7वीं बहन के सबसे बड़े भाई हैं, स्वर्ग के नीचे नंबर 1 हैं। जो उनकी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह 7वीं बहन का छठा भाई है। वह इस वर्ष 28 का होना चाहिए। तानाशाह गहन क्षेत्र का चौथा स्तर। जियोयू के परिचय के बाद यूजे को अब बुनियादी जानकारी की अच्छी समझ हो गई थी। 12 परिवार जियोयू, ड्यूकुआई पैलेस के हुई रैन और हुई ये किस तरह के स्तर पर हैं। इन दो नामों के उल्लेख पर जियोयून की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत अधिक घबरा गई। हुई ये तानाशाह गहन दायरे के छठे स्तर पर है और वह ल्यूसी डेमन सेवन स्कोन्स के बीच तीसरा है। और वह हुई रेन, मैंने सुना है कि वह पहले से ही तानाशाह गहन दायरे के 8वें स्तर पर है। युनचे की भौहें तन गईं, एक अंतिम चरण का अधिपति। 12 परिवारों को पहले से ही मायावी दानव क्षेत्र में शक्ति का शिखर माना जाता है, तो उनकी युवा पीढ़ी की तुलना में इतनी कमी क्यों है। ब्रह्मपूर्ण दानव शाही परिवार के विभिन्न महान ड्यूक महल हमेशा संख्या में छोटे रहे हैं, इसलिए उनकी संयुक्त शक्ति 12 परिवारों जितनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन अंततः वे अभी भी रॉयल्टी है, इसलिए उनके पास सर्वोत्तम संसाधनों तक पहुंच है। इस प्रकार उनके द्वारा उत्पादित अभिजात वर्ग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के उन अभिजात वर्ग के पास अतिरिक्त लाभ थे जो 12 परिवारों के लिए उपलब्ध लाभ से कहीं अधिक थे। प्रत्येक पीढ़ी के मायावी दानव सेवन स्कोन्स कुल मिलाकर गाजियन परिवारों के 12 विलक्षणों से अधिक मजबूत होंगे, लेकिन वे उतने मजबूत नहीं होंगे। ये हुई रैन एक दुर्लभ राक्षस है। उसकी जन्मजात प्रतिभा इतनी अधिक है कि यह विचित्र है। इसके अलावा ड्यूकुआई पैलेस ने निश्चित रूप से उसके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ताकि उसे उसकी उम्र से कहीं अधिक असामान्य ताकत मिल सके। मैंने माँ से सुना कि जब पिता 30 वर्ष के थे तब वह भी तानाशाह गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, इसलिए ये ड्यूकुई रैन उतना ही मजबूत है जितना पिता तब थे जब वह छोटे थे। जियोयून ने काफी असंतुष्ट स्वर में कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि कम से कम जहां यून परिवार का संबंध था, ड्यूकुआई पैलेस एक दुष्ट प्रतिद्वंद्वी था। ओह, ये दोनों मामले मेरे लिए बहुत अलग हैं। युनचे ने हल्के से अपना सिर हिलाया। पिताजी में एक जन्मजात क्षमता थी जो खुद को बाकियों से अलग करती थी, जबकि इस हुई रैन के पास अतिरिक्त संसाधनों तक पहुंच थी जो हमारे पिता के पास अपनी युवावस्था में मौजूद संसाधनों से कहीं अधिक थी। जब वे दोनों इस उम्र के थे तब उनकी तुलना पिता से की जा सकती थी, लेकिन एक बार जब आप भविष्य की ओर देखेंगे तो निश्चित रूप से उनमें पिता से तुलना करने की योग्यता नहीं होगी। अरे, ठीक कहा बड़े भाई, जियाओ यून ने सहमति भरी आवाज में कहा। यून किंगहोंग की नजर भाइयों के इस समूह पर पड़ी और वह सूखी हंसी हंसने लगा। उसके बाद उसने आगे देखा और चुप रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। भव्य समारोह की आधिकारिक शुरुआत से केवल 15 मिनट की दूरी थी, इसलिए इस समय डेमन इंपीरियल हॉल पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, आधिपत्य, दानवशाही शहर की मुख्य शक्तियां, 12 परिवार और महान ड्यूक महल सभी इकट्ठे हुए थे। यूचे ने अपना सिर घुमाया और वही यून क्विंगहोंग से लिटिल डेमन महारानी के बारे में कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि जब वे पहली बार अंदर आए थे तब की तुलना में यून क्विंगहोंग की अभिव्यक्ति अब कहीं अधिक गंभीर थी। यूचे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी नजर भीड़ पर पड़ी, लेकिन वे धीरे धीरे कुछ शांत होने लगी। डेमन इंपीरियल हॉल का केंद्र सीधे उत्तर में था और यहीं पर डेमन सम्राट बैठा होगा। बैठने की 2 मुख्य व्यवस्थाएं जो दानव सम्राट के सबसे करीब थी, उन्हें पूर्व और पश्चिम विंग में विभाजित किया गया था, और ये मुख्य सीटें थी जहां विभिन्न महान ड्यूक महलों और 12 परिवारों को बैठाया गया था। सू परिवार, यान परिवार, अंडरहेवन परिवार, म्यू परिवार और यून परिवार को पश्चिम विंग पर उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित किया गया था, जबकि हेलियन परिवार, चियांग परिवार, बाय परिवार, नांगोन परिवार, लिन परिवार, जियोफेंग परिवार और जियो परिवार को पूर्वी विंग में उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित किया गया था। पश्चिमी विंग, जहां यू परिवार बैठा था, में कुल 5 अभिभावक परिवार थे, जबकि पूर्वी विंग में कुल 7 संरक्षक परिवार थे। बैठने की विशिष्ट व्यवस्था थी। ईस्ट विंग उत्तर से दक्षिण हेलियन, चियांग, बाय, नांगोंग, लिन, जियोफांग, जियो। मध्य उत्तर छोटी दानव महारानी।
वेस्ट विंग उत्तर से दक्षिण सू, यान अंडर हेवन म्यू यून। दोनों पक्ष बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन 12 संरक्षक परिवारों ने खुद को समान रूप से विभाजित नहीं किया था। इसलिए इसका अंत ये हुआ कि एक विंग में 5 थे जबकि दूसरे में 7 थे और इसने एक असुविधाजनक विषमता प्रस्तुत की। और यह विषमता एक भव्य आयोजन के दौरान समारोह जहां देश के सभी नायक मौजूद थे हुए जरूर कोई मतलब होगा। और वही असंतुलन उस स्थान के संबंध में हुआ जहां ड्यूक पैलेस ने खुद को बैठाया था। पश्चिमी विंग की तुलना में पूर्वी विंग में अधिक राजघराने बैठे थे। इससे उन सुनहरी सीटों में भी अंतर पैदा हो गया जो मूल रूप से शाही परिवार के लिए आरक्षित थी। कुछ अभिजात वर्ग और कुलीन लोग जो दानवशाही शहर से नहीं थे, उनके स्थान पर बैठने की व्यवस्था की गई, जिससे उनकी अभिव्यक्तियां भयभीत हो गईं क्योंकि इस अत्यधिक अप्रत्याशित अच्छे उपकार ने उन्हें बेचैन कर दिया। पिताजी, इस बार बैठने की व्यवस्था अत्यधिक समस्याग्रस्त लग रही है, यूचे ने धीमी आवाज में पूछा। युन क्विंगहोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जितना मैंने सोचा था स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बदतर। बैठने की इस व्यवस्था को एक स्पष्ट रेखा खींचने वाला कहा जा सकता है। ये सही है, ये वास्तव में एक स्पष्ट रेखा खींच रहा था। जो लोग डेमन इंपीरियल सिटी से नहीं थे, वे स्वाभाविक रूप से यह नहीं बता सकते थे कि क्या हो रहा था। लेकिन जहां तक उन लोगों की बात है जो डेमन इंपीरियल सिटी में रहते थे, विशेष रूप से 12 अभिभावक परिवारों और शाही परिवार के सदस्य, वे एक नजर से बता सकते थे कि पूर्वी विंग में बैठे अभिभावक परिवार और राजघराने या तो एकजुट थे ड्यूक हुआई, या यहाँ तक कि पूरी तरह से उनके पक्ष में चले गए थे। पश्चिमी विंग में ड्यूक हुआई के साथ गठबंधन करने वाला कोई नहीं था। वे सभी अभी भी दानव सम्राट की वंशावली के प्रति वफादार थे और इस तरह वे छोटी दानव महारानी के प्रति भी वफादार थे। सबसे पहले यूचे अभी भी स्पष्ट नहीं था कि 12 अभिभावक परिवारों में से किसने ड्यूक हुआई के साथ काम किया था, लेकिन अब ये दिन की तरह स्पष्ट था। और यह ड्यूक हुआई की ओर से स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। वह इकट्ठे हुए सभी लोगों को दिखा रहा था कि उसके पास जो शक्ति है वह पहले से ही इतनी महान थी, और यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने पहले से ही उन लोगों को पूरी तरह से दबा दिया था जो अभी भी छोटी दानव महारानी के प्रति वफादार थे। ऐसी बैठने की व्यवस्था, ऐसा निर्लज और बेईमान व्यवहार। इस भव्य समारोह के दौरान ड्यूक हुआई के इरादे और इच्छाएं बिल्कुल स्पष्ट हो गईं। सू परिवार, यान परिवार, अंडर हेवन परिवार, म्यू परिवार और यू परिवार के विभिन्न कुलपतियों और बुजुर्गों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और उनकी अभिव्यक्तियां अतुलनीय रूप से गंभीर हो गईं। उनमें से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्थिति इतनी गंभीर होगी, कि ड्यूक हुआई इन सभी वर्षों में गुप्त रूप से जो शक्ति इकट्ठा कर रहा था वह वास्तव में इतनी भयानक होगी। क्या एक महिला का शासक होना वाकई इतना असहनीय है? युनचे ने अपनी आवाज में विलाप के साथ कहा। कैंग यू की छवि तुरंत उसके दिमाग में उभरी और इसने उसके दिल को गर्म कर दिया। उसने खुद से कहा, भगवान का शुक्र है कि मैंने अपने शाही ससुर की बीमारी ठीक कर दी ताकि वह छोटे राजकुमारों का एक नया घोंसला बना सके। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है जहां उसके पास अपना पद ज़ुइरो को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो मेरी राजकुमारी पत्नी के लिए बुरा समय होगा। वह थक कर मर जाएगी। ब्रह्मपूर्ण दानव क्षेत्र के शिखर पर खड़े इन शक्तिशाली लोगों के लिए महिलाओं को हमेशा केवल पुरुषों के लिए एक सहायक या यहाँ तक कि एक खिलौने के रूप में देखा गया है। इस प्रकार एक महिला के प्रति वफादारी की शपथ लेने से वास्तव में उनके दिल में संघर्ष पैदा होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके लिए दानव सम्राट की वंशावली को धोखा देने का कारण नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण दरअसल उनका अपना लालच है। ड्यूक हुआई पैलेस ने निश्चित रूप से उन्हें भरपूर मात्रा में दावतें और प्रलोभन दिए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियो और नानगोन के 2 महान परिवार वास्तव में ड्यूक हुआई के साथ जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल बेतुका है। यू किंगहोंग की आवाज से गहरा दर्द सुन सकता था। आपको क्या लगता है कि ड्यूक हुआई इस भव्य समारोह के दौरान वास्तव में क्या कदम उठाएंगे? युनचे ने पूछा। और उसने इस विशेष अवसर को क्यों चुना? क्योंकि यहीं पर क्षेत्र के सभी नायक एकत्रित होते हैं। युन किंगहोंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, सभी विभिन्न जिला शासक, मायावी दानव क्षेत्र के बड़े शहरों के स्वामी, आधिपत्य और सभी मुख्य जातियों के नेता, और यहाँ तक कि व्यापारिकता के हर क्षेत्र से आने वाले प्रमुख व्यक्ति भी, चिकित्सा और शिल्प कौशल को भी आमंत्रित किया गया था। इस महान हॉल के भीतर मौजूद 1 लाख लोगों में से लगभग हर एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी स्थान, पेशे या यहाँ तक कि संपूर्ण भ्रामक दानव क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव है। ये कहा जा सकता है कि मायावी दानव क्षेत्र के 70 अरब नागरिकों स्थित 1 लाख लोगों द्वारा पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। जब आज का भव्य समारोह समाप्त हो जाएगा, तो ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में वापस चले जाएंगे और वे आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे मायावी दानव क्षेत्र के हर कोने में फैलाएंगे।
एक बार जब यू किंगहोंग ने बोलना समाप्त कर लिया तो यूची तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार ड्यूक हुआई चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि लिटिल डेमन महारानी के पास अब सर्वोच्च शक्ति और प्रतिष्ठा नहीं है, कि अब उनके पास जो ताकत है वह उन्हें दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जिसके बाद वह लिटिल डेमन महारानी को यहाँ सबके सामने पद छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। नहीं, आपने इसका केवल एक ही भाग सही पाया है, यून किंगहोंग ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से अपनी सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित योजनाओं को पूरा करने के लिए इस अवसर को उधार लेना चाहता है, लेकिन वह निश्चित रूप से उस पद्धति का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वह तरीका ऐसा परिणाम देगा जो उसकी इच्छा के विपरीत होगा। यह उसके इच्छित परिणाम के विपरीत परिणाम देगा। यू चे ने चौंकते हुए पूछा। यून क्विंगहोंग की आंखें दूर हो गईं और वह धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया। 10,000 साल पहले भ्रामक दानव क्षेत्र अराजकता का समुद्र था। मानव और राक्षस जातियां युद्ध में उलझी हुई थीं और युद्ध की आग क्षेत्र के चारों कोनों तक फैल गई थी। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद दानव सम्राट कबीले को गोल्डन क्रो की विरासत में मिली और उसे एक महान शक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 12 परिवारों का नेतृत्व किया और एक अभियान शुरू किया जो कई 100 वर्षों तक चला, इससे पहले कि उन्होंने अंततः भ्रामक दानव क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। राक्षस सम्राट के शानदार नेतृत्व में मानव और राक्षस दोनों जातियों ने लड़ना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जातियों के बीच संघर्ष को खत्म करना शुरू कर दिया और क्षेत्र में शांति लाई। यह आज तक कायम है। और आदिकालीन दिव्य जानवर गोल्डन क्रो कुछ ऐसा बन गया जिस पर पिछले 10,000 वर्षों से भ्रामक दानव क्षेत्र के लोगों ने अपना अत्यधिक विश्वास रखा है। इस तरह दानव सम्राट एक ऐसी शख्सियत बन गया जिसे पीढ़ियों से मायावी दानव क्षेत्र के नागरिकों द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता रहा है। अगर ड्यूक हुआई छोटी दानव महारानी को पद छोड़ने के लिए मजबूर करता है ताकि वह उसकी जगह ले सके, तो पूरे देश में केवल तभी खुशी मनाई जाएगी जब दानव सम्राट के वंश ने लोगों को हमेशा विपत्ति की ओर अग्रसर किया हो और उन्हें अकथनीय कठिनाइयों से गुजरना पड़ा हो। लेकिन ऐसा होता है कि यह उस परिदृश्य के विपरीत है। इसलिए यदि ड्यूक हुआई ने वास्तव में ऐसा किया तो वह केवल ब्रह्मपूर्ण दानव क्षेत्र के लोगों के क्रोध, विद्रोह और फटकार को आमंत्रित करेगा। भले ही ड्यूक हुआई के पास जो शक्ति है वह भी उसके पास 1000 गुना है, फिर भी वह भ्रामक दानव क्षेत्र के 70 अरब नागरिकों के ज्वलंत क्रोध को कैसे भड़का सकता है। यही मुख्य कारण है कि ड्यूक हुआई ने कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तो यह ऐसा ही है, युनचे ने क्षणिक अचंभे में पड़ते हुए कहा। तो ड्यूक हुआई वास्तव में क्या कार्रवाई करेगा? वह निश्चित रूप से एक ऐसा कारण बनाएंगे जो पर्याप्त रूप से पर्याप्त होगा, एक ऐसा कारण जो इस भव्य समारोह के दौरान सभी लोगों को आश्वस्त करेगा। यून किंगहोंग ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। लिटिल डेमन एम्प्रेस हमेशा ड्यूक हुआई की बेवफाई के बारे में बहुत स्पष्ट रही है, लेकिन उसने कभी भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वह उसे कुछ भी नहीं देना चाहती है जिसका वह उपयोग कर सके। जैसे उसकी प्रकृति कहना क्रूर और दुष्ट है और उसने बिना किसी कारण या कारण के राजघराने के अन्य सदस्यों को नुकसान पहुंचाया। इसलिए आज की घटनाओं के दौरान वह जो कारण गिनेगा वह काफी सरल होगा। उदाहरण के लिए, वह लिटिल डेमन महारानी को कुछ अफवाहों में फंसा देगा जिससे सभी लोग क्रोधित हो जाएंगे, ऐसे घोटाले जो उसने खुद रचे हैं। बिल्कुल। और वे संभवतः सबसे खतरनाक और बुरी अफवाहें होंगी, जैसे कि स्वच्छंदता, अपने वफादार नागरिकों को नुकसान पहुंचाना और यहाँ तक कि बच्चों के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाना। यू चे की भौहें तेजी से झुक गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, और अगर इस तरह की अफवाहें एक ही व्यक्ति द्वारा फैलाई जाती तो कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आधे अभिभावक परिवार और आधे लोग राजघराने इन अफवाहों का समर्थन करते हैं और लिटिल डेमन महारानी को फटकार लगाने के लिए अपनी आवाज में शामिल होते हैं, फिर इन सभी लोगों के पास जो इल्यूसरी डेमन दायरे से आए हैं, उनके पास इस तरह के संदेह का कोई कारण नहीं होगा। झूठ। इसके अलावा जनता की राय को इस तरह से हेरफेर किया जाएगा कि यह पूरे देश में सार्वभौमिक रोष पैदा कर देगा। इस प्रकार लिटिल डेमन महारानी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वह जनता की नजरों में एक खलनायक भी बन जाएगी। एक बार ऐसा होने पर ये तर्कसंगत होगा कि ड्यूक हुआई इस पद पर आसीन हो, और यह होगा भी लोगों के पूर्ण समर्थन से किया गया। ये सही है, यून क्विंगहोंग ने भारी भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि एक बार जब उन्होंने बैठने की अजीब व्यवस्था देखी तो उन्होंने तुरंत ड्यूक हुआई के सभी विचारों को समझ लिया। तो क्या पिता के पास छोटी दानव महारानी को इस विपत्ति को टालने में मदद करने की कोई योजना है? यू चे ने गंभीर स्वर में पूछा। यून किंगहोंग एक क्षणिक चुप्पी में डूब गया और फिर धीरे से कहा, योजना वास्तव में काफी सरल है, लेकिन अब जब 7 अभिभावक परिवार और बहुसंख्यक राजपरिवार ड्यूक हुआई के पक्ष में हो गए हैं,
तो इसे साकार करना और भी कठिन हो जाएगा, लगभग असंभव है। तथ्य क्या करना है? यू चे ने तेजी से पूछा। योजना यह है कि ड्यूक हुआई द्वारा अपनी योजना शुरू करने से पहले हम एकत्र हुए नायकों के दिलों को लिटिल डेमन महारानी की ओर झुकाएंगे, ताकि उनके लोगों को उन आरोपों को बोलने की अनुमति न दी जाए जो उन्होंने पहले ही तैयार कर लिए थे। जैसे ही यू क्विंगहोंग ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। ये स्पष्ट था कि वह इस बात पर कड़वाहट से विचार कर रहा था कि उसे आने वाले परिदृश्य का सामना कैसे करना चाहिए और उससे कैसे निपटना चाहिए। युनचे ने चुपचाप युन क्विंगहोंग की बातों पर विचार किया और वह भी गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, पिताजी, एक बार भव्य समारोह शुरू हो जाए, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे आशा है कि पिता मुझे नहीं रोकेंगे। युन क्विंगहोंग ने अपनी आंखें खोली और उसे गहराई से देखा, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि वह वास्तव में क्या करने जा रहा है, बल्कि उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। और उन आंखों के बीच जो समुद्र जितनी गहरी थी, वह भरोसा था जो एक पिता को अपने बेटे पर था, एक ऐसा भरोसा जिसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। वह छोटी दानव महारानी आ गई है। उस क्षण एक गूंजती, कान फाड़ने वाली आवाज ने डेमन इंपीरियल हॉल को भर दिया और मूल रूप से शोरगुल वाले भव्य हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। वह इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर एक व्यक्ति ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और भव्य हॉल के ऊपर आकाश की ओर देखा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 540। वह छोटी दानव महारानी है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 540। वह छोटी राक्षसी महारानी है। हॉल के ऊपर का आकाश अचानक आग की लपटों से घिर गया, क्योंकि उग्र आकाश के बीच एक विशाल 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा प्रकट हुआ। उसके पंख फैले हुए थे और उसने एक लंबी चीख निकाली जो हवा में फैल गई। इसके बाद 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो आग की लपटों से नीचे उतरा और जैसे ही वह नीचे आया, उसने अपने पीछे आग का एक लंबा लाल रंग का पर्दा छोड़ दिया। आग का पर्दा हॉल के शीर्ष से लेकर उस स्थान तक उतरा जहां सम्राट का सिंहासन था। एक बार जब 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा जमीन को छू गया, तो वह गायब हो गया। आग के पर्दे के पीछे उस सिंहासन पर एक धुंधली सी आकृति बैठी हुई दिखाई दे रही थी। बड़े हॉल में सभी लोग समान रूप से अपनी सीटों से उठे। यू क्विंगहोंग ने यूचे की भी खिंचाई की थी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। हम सम्मानपूर्वक लिटिल डेमन महारानी का स्वागत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसे डेमन इंपीरियल हॉल में आमंत्रित होने का विशेषाधिकार प्राप्त था, वह निस्संदेह सबसे मजबूत लोगों में से सबसे मजबूत था। श्रद्धा से उठने वाली 1 लाख मिश्रित आवाजों की ध्वनि ने इतनी शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न की कि इससे कमजोर गहन अभ्यासकर्ताओं के कान गूंज उठे, साथ ही उनके आंतरिक अंगों में हलचल मच गई। और यदि यह कोई सामान्य हॉल होता, तो इन आवाजों की शक्ति इसे ढहने तक कंपन कर सकती थी। हर कोई, आप उठ सकते हैं। आग की लपटों के पर्दे के पीछे से एक गंभीर आवाज आई। हर कोई अपनी सीटों पर लौट आया और जब यूचे अपनी सीट पर लौटा, तो उसके चेहरे पर संदेह की झलक दिखी। यह आवाज, यह मुझे इतनी परिचित क्यों लगती है? मैंने स्पष्ट रूप से लिटिल डेमन महारानी को पहले कभी नहीं देखा है। लिटिल डेमन महारानी के अवतरण के बाद हॉल इतना शांत हो गया कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे हॉल के हर कोने में एक बोझिल माहौल छा गया हो। इस समय लौ के पर्दे के पीछे से 2 लंबी महिलाओं की आकृतियां धीरे धीरे सामने आईं। 2 औरतें ऐसी विशेषताएं थीं जो सुंदर और गंभीर दोनों थीं। उनमें से एक मानव था जबकि दूसरा एक दानव था, और दोनों में तानाशाह गहरे क्षेत्र की शक्तिशाली आभा थी। उन्होंने एक ही समय में अपने हाथ बढ़ाए और आग के पर्दे को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बाईं और दाईं ओर जलती हुई लपटों को खींच लिया, जिससे लिटिल डेमन महारानी की आकृति प्रकट हो गई। युनचे के मन में हमेशा इस बात को लेकर गहरी जिज्ञासा थी कि लिटिल डेमन महारानी किस तरह की व्यक्ति थी। इसलिए आग की लपटों के हटने के बाद वह लगातार उस आकृति को देखता रहा जो सिंहासन पर बैठी थी। उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जियो यून ने बताई थी। उसने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह एक शासक से अपेक्षित शाही वैभव से सुसज्जित नहीं थी। इसके अलावा उसका फिगर साधारण रूप से छोटा लग रहा था और पहली नजर में वह एक छोटी लड़की का शरीर लग रहा था, लेकिन एक बार वह उसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देख सका। यूचे की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर हट गया, क्योंकि उसने अपना शरीर यू किंगहोंग के पीछे रख दिया था। एह बिग ब्रदर, आपको क्या हो रहा है? जियो यून ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसने यूचे की अचानक अजीबता को देखा। वह छोटी राक्षसी महारानी है। यूचे हकलाने लगा, उसकी जीभ गांठ में बंध गई, उसके दांत बजने लगे। ये सही है, जियो यून ने अपना सिर हिलाते हुए स्वचालित रूप से उत्तर दिया।
बड़े भाई, आप इस समय वास्तव में अजीब लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने लिटिल डेमन महारानी को पहले ही देखा हो? लेकिन क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि छोटी दानव महारानी भयानक दिखती थी और उसका चेहरा भयंकर और भयावह था? ये छोटी दानव महारानी आपके द्वारा वर्णित तरीके से बिल्कुल अलग दिखती है। यदि यह स्थान भव्य समारोह का स्थल नहीं होता तो यूची जियो यू पर तब तक दहाड़ता जब तक कि उसके चेहरे पर लार न छिड़क जाए। लिटिल डेमन महारानी भूरे रंग के कपड़ों में लिपटी हुई थी, लेकिन उस ढीले भूरे कपड़े के नीचे एक अति सुंदर और नाजुक शरीर था। उसकी दोनों आंखें रात के आसमान की तरह उदास थीं और उनमें से ऐसी ठंडक निकल रही थी जो बर्फीले चाकू की तरह लग रही थी। हालांकि उसकी विशेषताएं उत्तम और सुंदर थीं और वे बर्फ और बर्फ से बनाई गई प्रतीत होती थीं। ये स्पष्ट रूप से भूरे रंग की पोशाक वाली छोटी लड़की थी जिसे उसने 3 रात पहले डेमन इंपीरियल सिटी के बाहर देखा था। वह व्यक्ति भी थी जिसने उसे लगभग मार ही डाला था। वह छोटी लड़की वास्तव में छोटी दानव महारानी थी। वह छोटी दानव महारानी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस रात अपनी अज्ञानता में उसने यूची को अपना नग्न शरीर दिखाया था और यूची ने उसके शरीर के हर एक हिस्से को देखा था। वह 15 मिनट तक देखता रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पकड़े जाने के बाद उसका चेहरा भी उसकी स्मृति में दर्ज हो गया था। क्या ये किसी प्रकार का क्रूर और असामान्य मजाक है जो स्वर्ग मेरे साथ खेल रहा है? युन जियाओ के चेहरे पर एक मासूम भाव था। मैंने कहा था कि छोटी दानव महारानी बहुत डरावनी थी। ओह, मुझे आपको ये भी याद है कि मैंने सीधे उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की थी। मेरा वास्तव में मतलब ये था कि लिटिल डेमन महारानी की आभा, नजर और स्वभाव बेहद भयानक था। जब भी मैं उसे देखता मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि लिटिल डेमन एम्प्रेस की विशेषताएं डरावनी थी। आखिरकार हर कोई उसे इल्यूसरी डेमन दायरे में नंबर 1 सुंदरता के रूप में पहचानता है। ईमेल प्रोटेक्टेड # यूची को अचानक जियो यून को गला घोंटकर मार डालने की इच्छा हुई। वह आखिरी वाक्य, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? जियो यून की गर्दन सिकुड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति और भी मासूम हो गई। आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि लिटिल डेमन महारानी कैसी दिखती थी। इसके अलावा मुझे लगा कि यह जानकारी वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। युनचे ने अपने माथे पर हाथ मारा और वह चुपचाप अपने शब्दों को दबाता रहा। लेकिन अब जब उसने उस दिन के बारे में सोचा जब जियो यून ने छोटी दानव महारानी को भयानक और डरावना कहा था, तो वह उस भावना का जिक्र कर रहा था जो उसने छोड़ी थी, और उसने निश्चित रूप से यह नहीं कहा था कि उसकी विशेषताएं डरावनी थीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया, उससे किसी के लिए एक भयावह, भयंकर और खतरनाक चेहरे के बारे में सोचना बहुत आसान हो गया, जिसे लोग देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा चूंकि वह उसके पिता युन क्विंगहोंग से भी बड़ी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से एक मध्यम आयु वर्ग की महिला होनी चाहिए। तो जियो यून द्वारा प्रदान किए गए विवरण के साथ वह निश्चित रूप से लिटिल डेमन एम्प्रेस को उस छोटी लड़की से नहीं जोड़ा जा सकेगा जो 15 वर्ष से अधिक की नहीं दिखती थी। और भले ही उसने पूरी तरह से भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इससे आपको कुछ नहीं पता चला, क्योंकि जो लोग लिटिल डेमन महारानी की पूजा करते थे उनके लिए उसके कपड़े पहनने की शैली की नकल करना बहुत सामान्य था। और भले ही उसने गोल्डन क्रो की लपटों का इस्तेमाल किया था, ब्रह्मपूर्ण दानवशाही परिवार के सभी लोग गोल्डन क्रो की लपटों का भी उपयोग कर सकते थे। अभी युनचे पूरी तरह से उलझन में उलझा हुआ था। ये परिदृश्य बहुत ही उत्तेजक था। इससे पहले वह शांति से सोच रहा था कि वह और उसके पिता इस भव्य समारोह के दौरान लिटिल डेमन महारानी के सामने आने वाले संकट को कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन अब जिसने सबसे बड़े खतरे का सामना किया वह वास्तव में वह खुद था। वह आज इस जगह से जीवित निकल पाएगा या नहीं, यह अभी पूरी तरह से अज्ञात है। उसने वास्तव में आलीशान लिटिल डेमन महारानी को नग्न देखा था। इस तरह का आरोप शायद तब भी साफ नहीं हो सकता था जब उसका सिर 10,000 बार भी काट दिया गया हो। आखिरकार ये छोटी दानव महारानी थी जिसकी आधिकारिक तौर पर छोटे दानव सम्राट से शादी हुई थी। जैसा कि सभी ने देखा था, ये संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र का शासक था। युन क्विंगहोंग ने युनचे पर एक नजर डाली। उसका चेहरा संदेह से भर गया था, लेकिन जैसे ही वह पूछने ही वाला था, छोटी दानव महारानी धीरे से अपने सिंहासन से उठ गई। जब से यह साम्राज्य अपने पति के पद पर आसीन हुई है, पलक झपकते ही 100 वर्ष बीत चुके हैं। इन 100 वर्षों में भले ही मैं अपने लोगों के लिए कोई बड़ा योगदान देने में असमर्थ रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैंने अपने लोगों को अराजकता और आपदा में भी नहीं डाला है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मेरे शाही पिता और पति ने मुझे जो काम सौंपा है
उसमें मैंने खुद को पर्याप्त रूप से बरी कर लिया है। 100 साल का शासनकाल समारोह आमतौर पर एक महान उत्सव का अवसर होता है, लेकिन इस बार यह अलग है। इस साम्राज्य ने 100 वर्षों तक शासन किया है और मेरे शाही पिता और पति का निधन हुए भी 100 वर्ष हो गए हैं। 100 वर्ष बीत जाने पर भी मैं अभी तक न तो अपने राजसी पिता और न ही पति का बदला ले पाई हूँ। इस नफरत और दुश्मनी के नीचे क्या खुशी है? जश्न मनाने लायक क्या है? इस प्रकार इस भव्य समारोह के दौरान कोई गायन और नृत्य नहीं होगा, कोई प्रशंसा और प्रशंसा नहीं होगी और किसी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज हम केवल उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो मेरे 100 साल के शासनकाल में घटित हुई हैं और अगले 100 वर्षों के लिए हमारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। यदि कोई छोटी दानव महारानी की विशेषताओं पर ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना में सूर्य और चंद्रमा भी फीके थे। लेकिन उन खूबसूरत विशेषताओं के साथ एक भारी दमनकारी आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को उलट सकती थी। भले ही वह एक शासक थी, इस तरह की दमनकारी आभा बहुत भारी थी। यह इतना भारी था कि यह गहन दुनिया के पावरहाउस को उसके सामने आने पर सांस लेने में कठिनाई पैदा करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह का जुल्म, जो इतना भयानक था कि किसी का भी दिल कांप उठे, उसके लुभावने रूप को ढकने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। वह सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। यहाँ एकत्र हुए मायावी दानव क्षेत्र के 1 लाख विशेषज्ञों का ठंडे दिल से सर्वेक्षण किया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसके मुंह से निकला हर शब्द कान फाड़ने वाला था, यहाँ तक कि कोई भी बहरा हो सकता था। प्रत्येक शब्द में किसी के दिल और आत्मा को पूरी तरह से झकझोर देने की शक्ति थी। हॉल में मौजूद हर बड़ी ताकत के पास न केवल बड़ी ताकत थी, उनके पास मायावी दानव क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थीं। लेकिन उनमें से हर एक ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप सुना। किसी ने सीधे उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और एक भी अपमानजनक हरकत नहीं की गई। एक लड़की जो देखने में केवल 15 वर्ष की लगती थी और उसे इल्यूस्ट्री डेमन दायरे में नंबर 1 सुंदरी के रूप में भी पहचाना जाता था, फिर भी वह इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के भीतर अरबों नागरिकों की शासक थी। यूचे के लिए जिसने छोटी दानव महारानी को पहली बार देखा था, उसकी आत्मा और आंखों पर इसका प्रभाव निस्संदेह बहुत बड़ा था। लिटिल डेमन महारानी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी चौड़ी ग्रे आस्तीन उसकी बर्फीली और कोमल हथेली को उजागर करने के लिए नीचे लटक गई, जबकि उसकी सफेद सेट बांह का एक हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। नौकरानी जो उसके दाहिनी ओर खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना सिर झुकाते हुए उसने एक छोटा लाल रंग का वाइन कप पेश किया। लिटिल डेमन महारानी ने धीरे से वाइन कप उठाया और दर्शक जल्दी से उन वाइन कपों को उठाने के लिए दौड़ पड़े जो उनके लिए तैयार किए गए थे। एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो उन्होंने शराब का प्याला हाथ में लेकर लिटिल डेमन महारानी की ओर बढ़ाया। आज का भव्य समारोह इस शराब के प्याले से शुरू होगा। लिटिल डेमन महारानी ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और उसके युवा और लड़कियों जैसे चेहरे पर ऐसी महिमा की अभिव्यक्ति हुई कि कोई भी उसका तिरस्कार नहीं कर सका। ये कप सबसे पहले हमारे मायावी दानव क्षेत्र को सलाम करने के लिए है। दूसरी बात, दानव सम्राट के वंश के सभी पूर्वजों को सलाम। और तीसरा, आप सभी को सलाम जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सभी मेरे मायावी दानव क्षेत्र की आधारशिलाएं, स्तंभ और दीवारें हैं और पिछले 100 वर्षों से ये साम्राज्य मेरी सहायता करने के लिए पूरी तरह से आपकी ताकत पर निर्भर है। ये साम्राज्य मेरा सम्मान दिखाने के लिए पहला टोस्ट बनाएगी। जैसे ही छोटी दानव महारानी की आवाज गिरी, उसने पहले ही अपने कप में शराब पीने के लिए अपना सिर ऊंचा कर लिया था। धन्यवाद छोटी दानव महारानी। इकट्ठे हुए सभी लोग बिना किसी अपवाद के भयभीत थे और उन्होंने घबराहट में जल्दबाजी में अपने प्यालों में शराब पी ली। एक बूंद भी छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ऐसे भी थे जो इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि 100 साल के शासन समारोह में हमेशा वही थे जिन्होंने सबसे पहले दानव सम्राट को टोस्ट किया था। लेकिन इस बार ये लिटिल डेमन महारानी थी जिसने पहला टोस्ट बनाया और इसने स्वाभाविक रूप से उन्हें अत्यधिक आतंक से भर दिया। लिटिल डेमन महारानी ने अपना वाइन कप नीचे रखा और लोगों का एक बार फिर सर्वेक्षण किया। वे आंखें जो पहले से ही मृत्यु की भारी आभा से भरी हुई थीं, उनमें अचानक हड्डियां छेदने वाली ठंडक आ गई। उसने नर्म स्वर में पूछा, वह कौन था जिसने आज की बैठने की व्यवस्था की योजना बनाई थी? बड़े हॉल में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। जो लोग नहीं जानते थे वे असहाय होकर एक दूसरे को देखते रहे, जबकि दानवशाही शहर में रहने वाले लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। 12 परिवारों की बैठने की व्यवस्था 10,000 वर्षों से स्थिर थी और हर किसी को इस पर संदेह नहीं था। लिटिल डेमन महारानी एक नजर में इस भव्य समारोह की बैठने की व्यवस्था की समस्या बता सकती थी।
लेकिन किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि देश के सभी नायकों और महत्वपूर्ण मंत्रियों को टोस्ट करने के 1 सेकंड बाद वह इस भव्य समारोह के बीच में उपस्थित सभी लोगों के सामने अचानक इस मामले के बारे में पूछताछ करेगी। ये बदलाव इतना तेज था कि इसने सभी को असहाय और नुकसान में डाल दिया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।